पता है, हम इंसानों की एक आदत है, हमें ना हर चीज को सलीके से एक ऑर्डर में रखने की बड़ी इच्छा होती है, चाहे वो कुदरत की दुनिया कितनी भी विशाल और उलझी हुई क्यों ना हो। हजारों सालों से हमने अपने आसपास की जिंदगी को समझने और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश की है। ये कहानी उसी कोशिश की है। अब जरा सोचिए, अगर किसी को ये काम दिया जाए कि धरती पर मौजूद हर एक जिंदा चीज को फाइल करो, तो वो कहाँ से शुरू करेगा? मतलब लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, ये कैसे तय होगा कि कौन किससे जुड़ा है? शुरुआती बायोलॉजिस्ट के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि जिंदगी की इस विशाल समंदर को बांटने की पहली वैज्ञानिक कोशिशें कैसी थीं। और ये शुरू होता है बहुत पहले, प्राचीन यूनान से। तो सबसे पहले आए अरस्तु। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से पौधों और जानवरों को उनके दिखने के हिसाब से बांट दिया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है कई सदियों बाद, 1700 के दशक में, जब कार्ल लिनियस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरी साइंस की दुनिया पर छा गया। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। लिनेस का सिस्टम था दो जगत प्रणाली। आप कह सकते हैं कि यह जिंदगी की इतनी बड़ी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने का पहला ड्राफ्ट था। एकदम सीधा साधा, लॉजिकल। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसमें कुछ बड़ी बड़ी कमियां थी। देखिए, आइडिया बहुत ही सिंपल था। जो भी चीज अपना खाना खुद बनाती है और एक जगह टिकी रहती है, उसे डाल दो किंगडम प्लांटे में, यानी पौधों के जगत में। और जो भी चीज खाने के लिए इधर उधर घूमती है, उसे डाल दो किंगडम एनिमलिया में, यानी जानवरों के जगत में। है ना एकदम आसान? और सच कहूं तो कई सालों तक ये सिस्टम बढ़िया काम करता रहा। भाई, समझने में आसान था और ज्यादातर जो चीजें हम देखते हैं उन पर फिट बैठता था। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप जैसी चीजों से दुनिया को और करीब से देखना शुरू किया, इस साफ सुथरे सिस्टम में दरारें दिखने लगी। तो अब आता है हमारी कहानी का मेन ट्विस्ट। वो जीव जो इन दो बक्सों में से किसी में भी फिट नहीं हो रहे थे, ये थे बायोलॉजी के मिसफिट्स, जिन्होंने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। मिसाल के तौर पर फंगी को ही ले लीजिए, मतलब मशरूम। ये एक पौधे की तरह जमीन से तो उगता है, लेकिन पौधों की तरह धूप से अपना खाना नहीं बनाता। नहीं, ये तो जानवरों की तरह सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो अब बताइए, इसे कहाँ रखें, पौधों में या जानवरों में? फिर माइक्रोस्कोप ने तो मानो एक पूरी नई अनदेखी दुनिया का दरवाजा ही खोल दिया। बैक्टीरिया की खोज हुई, और ये इतने अलग थे, मतलब इनकी सेल की बनावट ही पौधों और जानवरों से बिल्कुल अलग थी। इनके पास तो एक असली न्यूक्लियस तक नहीं था। ये तो किसी भी किंगडम में फिट ही नहीं हो रहे थे। और फिर युगलीना जैसे अजीबोगरीब जीव भी मिले। अब ये एक सिंगल सेल वाला जीव है, ठीक है? इसमें पौधों की तरह क्लोरोप्लास्ट है, तो ये धूप में अपना खाना खुद बना सकता है। कमाल है। लेकिन जब धूप न हो तो ये एक जानवर की तरह छोटे छोटे जीवों का शिकार भी करता है। अब इसे क्या कहें, पौधा या जानवर? तो अब तक ये तो साफ हो गया था कि दो जगत वाले सिस्टम में बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, मतलब सिंपल सेल और कॉम्प्लेक्स सेल के बीच का फर्क ही नहीं पहचानता था। दूसरी बात, इसने एक सेल वाले और कई सेल वाले जीवों को एक ही ग्रुप में डाल दिया था। और तीसरी गलती, इसने खाना बनाने वाले एल्गी और खाना सोखने वाले फंगी को भी एक ही साथ रख दिया था। साफ था, एक नए बेहतर सिस्टम की जरूरत थी। और फिर 1969 में एंट्री होती है एक अमरीकी बायोलॉजिस्ट R.H. विटेकर की। उन्होंने एक ऐसा शानदार सॉल्यूशन पेश किया जिसने इन सारे मिसफिट्स को उनकी सही जगह दी। विटेकर ने सोचा कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कोई जीव चलता फिरता है या नहीं। नहीं, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और गहरे सुराग चाहिए, जैसे कि सेल किस टाइप का है, सेल की दीवार किससे बनी है, और वो अपना खाना कैसे हासिल करता है। मतलब हमें ज्यादा डिटेल में जाना होगा। और उनका जो तरीका था वो वाकई में जीनियस था। विटेकर ने जिंदगी को 5 बड़े ग्रुप्स या किंगडम्स में बांटा: मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। और ये क्लासिफिकेशन एकदम साफ साफ क्राइटेरिया पर बेस्ड था, जैसे सेल का टाइप, सेल वॉल और न्यूट्रिशन का तरीका। और बस अचानक से हर चीज अपनी सही जगह पर फिट होने लगी। तो चलिए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि ये नए किंगडम्स ने क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर दिया। सबसे बड़ा और फंडामेंटल बंटवारा हुआ सेल के टाइप के आधार पर। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे, मतलब वो जिनके सेल में असली न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया, उन सबको उठाकर एक अलग किंगडम मोनेरा में डाल दिया गया।
और बाकी सब जिनके पास असली न्यूक्लियस वाला यूकैरियोटिक सेल था, वो दूसरे 4 किंगडम्स में गए। तो किंगडम मुनेरा ये घर है सभी बैक्टीरिया का। भले ही ये स्ट्रक्चर में बहुत सिंपल दिखते हों, लेकिन ये धरती पर लगभग हर जगह मौजूद हैं और इनके खाना हासिल करने के तरीके इतने विविध हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ये किंगडम है यूकैरियोटिक यानी असली न्यूक्लियस वाले, लेकिन सिंगल सेल वाले जीवों का। और ये ग्रुप तो अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है। इसमें आपको एल्गे जैसे पौधे भी मिलेंगे, पैरामीशियम जैसे जानवर भी, और स्लाइम मोल्ड जैसे फंगस जैसे जीव भी। इसीलिए बायोलॉजिस्ट्स कभी-कभी प्रोटिस्टा को कैच-ऑल किंगडम भी कहते हैं। मतलब ये एक तरह का वेटिंग रूम है, जहां उन सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को रखा गया है जो कहीं और फिट नहीं होते। असल में ये वो कड़ी है जो बाकी 3 बड़े किंगडम्स प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी को आपस में जोड़ती है। और आखिरकार फंगी को भी अपना एक अलग किंगडम मिल ही गया। अब उन्हें पौधों से बिल्कुल साफ-साफ अलग कर दिया गया। कैसे? उनकी सेल की दीवार पौधों की तरह सेल्यूलोज से नहीं, बल्कि काइटिन नाम के एक अलग सब्सटेंस से बनी होती है। और हाँ, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं। और हाँ, हमारे पुराने जाने पहचाने किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया वो अभी भी हैं, लेकिन अब उनकी बाउंड्रीज, उनकी परिभाषाएं कहीं ज्यादा साफ हैं, क्योंकि वो सारे अजीबोगरीब जीव जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, अब अपने अपने सही किंगडम्स में सेटल हो चुके हैं। लेकिन देखिए, साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये कभी रुकता नहीं है। विटेकर का 5 जगत वाला सिस्टम एक जबरदस्त छलांग थी, पर यह कहानी का एंड नहीं है। हमारी समझ हमेशा हमेशा बेहतर होती रहती है। मिसाल के लिए आजकल कई साइंटिस्ट एक और नए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, 3 डोमेन सिस्टम। इसने तो किंगडम मुनेरा को भी 2 बिल्कुल अलग ग्रुप्स में तोड़ दिया है, बैक्टीरिया और आर्किया, जिससे अब कुल मिलाकर 6 किंगडम हो गए हैं। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है, हमारी समझ और भी गहरी होती जाती है। तो अगली बार जब कोई बाहर किसी पौधे, जानवर या मशरूम को देखे, तो उस लंबे और दिलचस्प सफ़र के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए जो उसे उसकी सही पहचान देने में लगा है। ये उलझी हुई चीज़ों में एक व्यवस्था खोजने की हम इंसानों की कहानी है, और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। कौन जाने भविष्य में हम और क्या क्या खोज निकालेंगे।